नेताजी, सबसे पहले आप इस चुनावी समर में भी जब मौसम जो है या बोले समय जो है आप जनता के बीच में जाने का है, फिर भी आप जो है हमारे बीटीवी बिहार पर आकर अपना समय दिए हैं, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम अभी आपसे शुरुआत करते हैं कि आप जो है सबसे पहली बार आपका कब इच्छा किया कि आप चुनाव लड़े या जो है राजनीतिक जीवन में आए? देखिए, ऐसे हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं जी। और राजनीति में इसको कहिए कि 2001 में, उस समय हम कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में थे। 2001 में हमको जिला परिषद का सदस्य बनाया गया। जनता ने, काफ़ी लोगों ने वोट किया, काफ़ी अच्छा वोट से हम जीते थे। इरादा यही था कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, समाज के बेहतरी के लिए, समाज के विकास के लिए, और समाज के अंदर जो एक गरीब गुरबा है इसके जीवन में उत्थान कैसे हो, इसके जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाया जाए, इस सवाल पर जरूर चिंतन मनन करते थे। और उसी क्रम में 2001 में हमको जिला परिषद का सदस्य के रूप में हमने नॉमिनेशन किया। काफ़ी वोट। जी, जैसे आपने बोला कि आप एक गरीब परिवार से आते हैं, तो आपका प्रारंभिक जीवन क्या था? आपने कहाँ तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया? उसके बारे में अगर आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी। ऐसे देखिए, जब हम छोटा थे, बच्चा थे, माता पिता हमको गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया। पढ़े, चौथा पाँचवा तक पढ़े, लेकिन इतनी गरीबी हमारे पीछे इतना लाठी लेके खड़ा था कि हमारे पिताजी के दिमाग में बैठ गया कि इसको कहीं किसी संपन्न किसान के यहाँ नौकरी वोकरी धरा दो, कम से कम पेटो और तो पालेगा। जो अभी आम जनता में होता है कि कहीं, तो उसी क्रम में पिताजी का समझ था कि इसको कहीं नौकरी वोकरी धराते हैं, अपना पेटो पालेगा। लेकिन हमारी माँ जो थी ना, माँ का समझ था कि हमारा एक क्यों बेटा है, गरीब भले हैं लेकिन हमारा बेटा कहीं दूसरे जगह नहीं जाए और कुछ पढ़ लिख ले। माँ का पूरा इच्छा था कि पढ़े लिखे कुछ। उसी क्रम में फिर पाँचवा छठा के बाद हम आलापुर स्कूल में सातवां में दाखिला हुए, और उसके बाद 8वां तक हम पढ़े हुए। उसके बाद हमारा हाई स्कूल में दाखिला लिए, हम मैट्रिक किए, मैट्रिक के बाद इंटर किए और बरौनी APSM कॉलेज से हमारा इंटर हुआ। उसके बाद BA में एडमिशन लिए GD कॉलेज में। तो पढ़ाई लिखाई उसी क्रम में हमारा हुआ, लेकिन गरीबी इतना मजबूत रूप धारण किए हुए था हमारे परिवार में कि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसी क्रम में हमारा शिक्षा दीक्षा हुआ और राजनीति में 2001 से हमारा पदार्पण हुआ। 2001 से हम राजनीति में भी। तो जैसे आप राजनीति में जब आए तो उस वक्त आपका छात्र जीवन का करियर खत्म हो चुका था या उसी जीवन के कार्यकाल के दौरान आप राजनीति में जाने का सोचे? ऐसे देखिए, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे ना, तो विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति से काफ़ी इंटरेस्टेड और अखिल भारतीय छात्र संघ के हम कार्यकर्ता थे और अखिल भारतीय छात्र संघ के विभिन्न पदों पर रहे। और राजनीति में कहें, पहले कह दिए कि समाज की बेहतरी के लिए हमारे दिमाग में ये कौन रहा था कि समाज बेहतर हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए, और इसीलिए हमारा राजनीति में पदार्पण। जैसे कि आपने बोला कि हम छात्र जीवन से थे, अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ता थे, तो जैसे कि आपने बोला शुरू में CPI में भी थे, तो वहाँ पे शायद आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जनता का सेवा करने के लिए, इसलिए आप जो है BJP ज्वाइन किए या वहाँ पे आपको नदारद कर रहे थे पिछड़े जाति होने के कारण, गरीब होने के कारण? देखिए, ऐसे यह स्पष्ट है कि राजनीति में गरीब गुरबा लोग टपने नहीं देता। गरीब गुरबा लोग से लोग इतना परहेज करता है कि जब तक राजनीति में गरीब गुरबा लोग झंडा उठाया, इनकलाब जिंदाबाद किया, तब तक तो वो कार्य करता है। लेकिन जब कुर्सी वाली बात आ जाती है, कुर्सी पर नज़र पड़ जाता है गरीब गुरबा का, तो उस वक्त से राजनीति में उसका पैर काटना लोग शुरू कर देते। और वही हमारे जीवन के साथ घटा, समझे। कम्युनिस्ट पार्टी में
हम थे। जब तक इनकलाब जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा कहते रहे, तब तक तो हम कार्यकर्ता के रूप में रहे। तब तक कहता था अरे बाप रे बाप अच्छा नेता है, ये आदमी काफ़ी निष्ठावान है, कर्तव्यनिष्ठ है। लेकिन जब कुर्सी वाली बात आ गई तो न जाने क्या हो गया उस संगठन को, काफ़ी अखरा उसको, और धीरे धीरे हमारे खिलाफ उसका मुहिम चला। और उसके बाद राजनीति से इसे कहिए कि हम संन्यास ले लिए। राजनीति से इतना दूर चले गए थे कि हम गांव में जा कर के, हमारे मुखिया थे वहाँ पूर्व के दिनों में, जसीम बाबू मुखिया के यहाँ 1 बीघा ज़मीन उनसे ठेका लेकर के मैंने खेती उती करना शुरू कर दिए। हमको अपना ज़मीन नहीं है, तो उन्हें 1 बीघा ज़मीन ठेका लेकर के वही खेती का काम करते थे। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता 2005 में सुशील कुमार मोदी जी, जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जी, राजनीति में आप आइए और आप चुनाव लड़िए बरौनी से। तो उसी क्रम में सुशील कुमार मोदी जी बेचारे हमको बुलाए और वहाँ जब गए तो एक बार सीधी हमको टिकट मिल गया, हम चुनाव लड़ गए और 2005 में 4000 वोट से हार गए। लेकिन उसके बाद भी हम सुशील कुमार मोदी जी बेचारे हमको दूसरा बार बेगूसराय से टिकट दे दी। बेगूसराय से हम चुनाव जीते, और जब चुनाव जीते तो राजनीति में और जनता के बीच में, गरीब गुरबा के हित में, किसान मजदूर के हित में कुछ काम करने की ललक हमें ज़्यादा आया और हम काम को करते रहे। जैसे लोगों का कहना है कि वो दौर था जिस वक्त आप 2002 की बात करें, 2005 की बात करें, उस वक्त जो है जनता गरीब हो या उसके जो कार्यकर्ता हैं उसको अमीरी गरीबी नहीं देखा था। लेकिन आज जो लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार या मोदी की सरकार, सूट-बूट की सरकार, आपको मालूम होगा कई लोगों ने नारा लगाया। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जो है आप जैसे कार्यकर्ता जो गांव गरीब गुरबे से आते हैं उनको जगह मिलती है, या सच में जो सूट-बूट सरकार जो वहाँ पे ग्रहण कर ली है? देखिए, एक चीज़ तो है, भारतीय जनता पार्टी जो गरीब गुरबा ही नहीं, उसके अंदर जो उसका नारा है, माननीय बिहार के मुखिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, सही माने में बीजेपी के अंदर चरितार्थ होता है। और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक गरीब, हम जैसे गरीब फकीर को एमएलए बनाने का काम किया। हम गौरव महसूस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, उसके विचारधारा को देख करके यही आता है कि सही माने में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोई उसको प्रोत्साहित किया है, राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए कोई आगे आया, वो भारतीय जनता पार्टी। तो जैसे कि आपने 2005 में पहले चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें आप असफल हो गए। लेकिन जब 2010 में जब आप विधायक बने तो आपने जो है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। तो आप पहली बार विधायक बने थे। इससे पहले यहाँ पे जो है कांग्रेस की भी सरकार थी, सीपीआई भी जब यहाँ पे विधायक दे रही थी। तो आपको जब नया विधायक थे तो आपको जिला में काम करने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा या किसी अन्य प्रकार से कोई दिक्कत? देखिए, जब विधायक हम हुए तो हमको लगा कि चारों तरफ पूरे विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव में, हर वर्ग, हर सोच के मानने वाले लोग, सबों का समर्थन हमको प्राप्त हुआ। और एक विधायक की हैसियत से जनता का सेवा करने में, जनता का काम करने में कोई व्यवधान कहीं से हमको नहीं हुआ और सब लोगों ने सहयोग किया। और सब लोगों के सहयोग पर विकास के काम को, काफ़ी विकास का काम हुआ 5 साल में। हमने जब हम विधायक थे 5 साल में काफ़ी विकास का काम। जैसे कि आप बोले कि हमने काम किया, बहुत काम विकास किया, तो क्या कमी रह गई थी जब आप 2015 के चुनाव में हार गए थे, या जो है जो नया समीकरण बना था उसके लपेटे में आप आ गए थे? देखिए, ऐसे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये उम्मीद नहीं था कि सुरेंद्र मेहता हारेगा। सबों का समझ था कि नहीं, सुरेंद्र मेहता जीतेगा। सबों ने वोट किया हमको, तभी तो आपने देखा कि 66,900
90 वोट हमको मिला, तो लोगों ने वोट किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस वक्त जो लालू जी, नीतीश कुमार जी का जो महागठबंधन बना कांग्रेस का, वो महागठबंधन का हवा पूरे बिहार के अंदर काफ़ी बलवती रूप लिया और हार का कारण वही महागठबंधन था। महागठबंधन के कारण हम हारे थे, समझे ना। तो जैसे आपने बोला हवा चल रहा था, तो हवा जैसे बोले आप जो है हमको जो है एक तरह से डुबो दिया, तो वही हवा तो एक साल पहले जो है लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी का लहर चल रहा था, तो क्या उसका हवा उस वक्त खत्म हो चुका था? देखिए, मोदी जी, पूरे देश के लोग यही चाह रहे थे कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसलिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और सीधा समझ था लोगों ने कि इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, देश विकास कर सकता है, वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही विकास कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस वक्त अमित शाह जी थे। सब तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया, काफ़ी मेहनत किया और तब जाकर के देश के अंदर जो विकास के कार्य हुए, देश के अंदर राष्ट्र का जो काम हुआ, इसी के वजह से तमाम लोगों का आकर्षण नरेंद्र भाई मोदी के प्रति हुआ और सब लोगों का समझ था कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से हमारा नेता बने, फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, इसीलिए लोगों के अंदर आकर्षण था। तो आप लोग जब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार जदयू भी साथ है, लेकिन पिछले बार चुनाव लड़े थे तो जदयू विपक्ष में था, तो आप लोगों को चुनावी कार्यक्रम करने में चाहे किसी प्रकार में कोई आपसी तालमेल में कोई गड़बड़ी भी है या सब ठीक ठाक चल रहा है? यहाँ के चुनाव चाहे बेगूसराय विधानसभा की बात करें या पूरे बिहार की बात करें। देखिए, अभी जब अगला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में नहीं थे, लेकिन अब नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है और एक हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी आए हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है और बेगूसराय को क्या कहिएगा, बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन का लहर है और एनडीए गठबंधन अजय बहुमत से बिहार में सरकार बनाई। तो इस बार आप लोग चुनाव जो है मोदी जी के चेहरा पे लड़ेंगे या नीतीश के क्या हुए काम वो जो है 5 साल और विकास नीतीश कुमार का नारा उस पर लड़ेंगे? देखिए, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी का जो काम हुआ है विकास के लिए, और खास करके बेगूसराय देख लीजिए, बेगूसराय कोई कहता था कि ये फर्टिलाइजर जिंदा होगा, तमाम लोग बेगूसराय का निवासी एकदम निराश हो गया, ये अब फैक्ट्री होने वाला नहीं है। जंग लग गया था उसके लोहा लगकर में, लोग रात में चुरा करके लोहा बेच रहा था, लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी की कृपा बेगूसराय पर बरसा और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इतना बड़ा फर्टिलाइजर का फैक्ट्री का जीर्णोद्धार हो रहा। लोगों का कहना है जो इसे पिछले बार जब जो है वो घोषणा कर रहे थे 125 लाख करोड़ का जो घोषणा दिए थे, तो लोगों का कहना है कि वो जुमला था, जबकि आप बता रहे हैं कि रिफाइनरी का विकास हुआ है, फर्टिलाइजर का विकास हो रहा है। क्या ये उसी का हिस्सा है या वो भी मतलब जुमला ना हो कि ये इसका मतलब सुरंग योगदान दे रहा है? अच्छा, देखिए, कहने के लिए तो किसी का मुंह नहीं रोकिएगा, जनतंत्र है, बोलने में लोग फ्री है, बोल रहा है, लेकिन इतना तो साफ है फर्टिलाइजर बन रहा है, बेगूसराय में वो 4 लाइन 6 लाइन पुल बन रहा है, बेगूसराय को सबसे ज़्यादा सौगात मिला है, और कल ही देख लीजिए लोको शेड का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन गढ़ारा में। इसलिए बेगूसराय जो विकास का काम हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो विकास के काम हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उसका सीधा लाभ बेगूसराय को मिल रहा है। तो अभी आपने जो बहुत बात बताई कि हमने यहाँ पे विकास किया है, आप अगर हमारे जनता को जो आप बता दिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया वो किया, आप अपने तरह से जो बताना चाहेंगे कि हमने अपने विधानसभा में ये सारी जो सुविधा जो थी की है, कुछ कमी रह गई जो इस बार पूरा करेंगे, आप बताना अगर चाहेंगे तो? देखिए, हम 5 साल विधायक रहे और 5 साल में विकास के बहुत सारे कार्य किए, और उसमें 3 पुल, बलान नदी पर पुल, बैती नदी पर पुल, कोला नदी में पुल, 3 पुल हम 5 साल में बनवाए, और कई एक सड़क जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको हम 5 साल में बनवाए। और 5 साल में विकास के बहुत सारे कार्य किए, और उसमें 3 पुल, बलान नदी पर पुल, कोला नदी में पुल, 3 पुल हम 5 साल में बनवाए, और कई एक सड़क जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको हम 5 साल में बनवाए। और
उस सड़क को बनवाने का काम किया, कई सामुदायिक भवन बने, बहुत सारे विकास के कार्य हुए। और हम तो यहाँ कहेंगे कि 184 करोड़ रुपये के लागत पर बेगूसराय में विकास का काम हुआ। और जिधर जाइए आप घूमने के लिए बेगूसराय विधानसभा में, आज भी सुरेंद्र मेहता का वो बोर्ड फोटो नजर आता, काम बोलता। जैसे कि आप बोल रहे हमने यहाँ काम किया, तो आपको क्या विश्वास है कि आपका जो ऊपरी आला कमान है वो फिर से आपको बेगूसराय विधानसभा में चुनाव लड़ने भेजेगी, या इस बार नहीं भेजेगी, या कहीं और भी हो सकता है? देखिए, ये तो हाईकमान को तय करना है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ होना है। लेकिन हमें पूरा विश्वास कि पार्टी हाईकमान हम जैसे गरीब के बेटा को पिछले दिनों भी एमएलए बनाने का काम किया, और हमने जो काम किया है जनता के बीच में, 5 साल तक हमने जनता के बीच में अपना काम किया। चुनाव हारने के बाद भी, चुनाव से पहले एमएलए थे, काम किए वो सबके सामने है। लेकिन चुनाव हारने के बाद हमने एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हम किसी न किसी पंचायत में, किसी न किसी गांव में रहा और जनता के बीच में, जनता के हर दुख दर्द में हिस्सा लिया, जनता के सुख दुख में हिस्सा लिया। और यही वजह है कि आम लोग सिर्फ सुरेंद्र मेहता को कह रहे हैं कि हमको सुरेंद्र मेहता ही चाहिए। तो उसका कारण हम जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है, और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, हमें पूरा उम्मीद है कि हमको पुनः फिर से जनता का सेवा करने के लिए 5 साल का वक्त हमको जरूर। जैसे कि आप ही के कोई मतलब कार्यकर्ता जो हमसे जब हमारी बातचीत होती थी, तो उन्होंने कहा कि सुरेंद्र मेहता ने चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी। तो आपको मतलब आपके कार्यकर्ता बोलते हैं कि उनको जो है सांसद लोकसभा चुनाव में टिकट का उम्मीद था, उनको लेने के बाद आप नाराज थे, क्या यह सच है या झूठ है? देखिए, ये तय था कि हम सब लोग, आप जानवे करते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है सबका इच्छा उम्मीद होता है कि हम भी एमएलए बने, एमपी बने। तो उस क्रम में हम लोग भी उस दौर में थे। पार्टी हाईकमान ने आदरणीय गिरिराज दा को टिकट दिया और हम सब लोग उसमें लगे, और बेगूसराय की जनता ने गिरिराज जी को इतना मत दिया कि बेगूसराय का इतिहास ही पलट गया। 4.25 लाख वोट से वो जीते, और जो कि एक रिकॉर्ड वोट जीते। तो जैसे कि आपने बोला कि सो यहाँ पे हमारे जीत है, लेकिन फिर भी जिस तरह से जो है मोदी सरकार बोले या जिस तरह से उसमें जदयू भी सहायता देती रही है, चाहे वो जीएसटी पास कराने में हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हो, और भी तरह के, जिस तरह से अभी एक तरह से कई युवा वर्गों में, जैसे कि आपको मालूम है 5 सितंबर को भी कई युवाओं ने जो है एक तरह से आंदोलन किया था। तो क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? क्या जो है कांग्रेस पार्टी में जो है युवा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनके नेता इस पे आवाज़ उठा रहे हैं? जो है संविदा, जैसे कि आपको पता होगा यूपी में जो संविदा नौकरी की बात चली जिसका विरोध हुआ है, और यहाँ भी जो है नौकरी का अच्छा खासा हाल नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या बिहार सरकार की। तो क्या आपको लगता है कि इससे बिहार के युवा जो कुछ ज़्यादा नाराज हैं? देखिए, ऐसे जान लीजिए, विपक्ष में अभी ये ताकत नहीं। विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष उसका कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए कि जो व्यक्ति काम किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके सामने ये विपक्ष टिकेगा नहीं। अभी ये जान लीजिए कि अभी एनडीए के प्रति लोगों का आकर्षण है। जिधर जाइएगा उधर आपको लोग बताएगा कि नहीं, एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। तो आपको मतलब आप जो है राष्ट्रीय मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं या यहाँ पे क्षेत्रीय विकास आपने जो किया है, जो बचा है, उस पर लड़ना चाहते हैं? देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि हम देश के अंदर केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार है, उस सरकार के काम को भी हम जनता के बीच में रख रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार और माननीय सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है, और बिहार के अंदर विकास के जो काम हुए, बिहार को जो आगे बढ़ाने में उन लोगों की भूमिका हुई है, इसका भी असर आम जनता पर है। इसलिए बिहार में नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को आगे करके हम लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव जैसे आप यहाँ तक तो बात हो गई, हम अगर चर्चा करें कि इस बार महागठबंधन का भी कुनबा भरा हुआ, जैसे कि सीपीआई और सीपीएम या माले भी बोले तो लगभग
अभी तक जानकारी के अनुसार वो 7 लड़ेगी चुनाव। तो यहाँ पे सीपीआई का भी जो है थोड़ा बहुत वोटर है, शुरू में तो उनके विधायक भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे जब कांग्रेस पार्टी को टिकट जाएगी, अमिता भूषण शायद चुनाव लड़ेगी, तो आपको टक्कर दे पाएगी, या आपको जो है किसी उनका कुंडा भरने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? देखिए, रही ये लाल झंडे वालों की बात, ये जान लीजिए ये मर गया, क्योंकि आप तो इसमें शुरू में रहे हैं। ये कहीं अब है नहीं। जो व्यक्ति सिद्धांत से, विचारधारा से समझौता कर लिया, सिद्धांत विचारधारा को ताक पर रख दिया, उसका कोई भविष्य नहीं है, वो मिट गया है, उसका अपना कोई भविष्य नहीं है। रही आप जिसकी बात कर रहे हैं अमिताभ भूषण जी, तो क्षेत्र में 5 साल तक क्षेत्र में नदारत रही, जनता के बीच में वो रही ही नहीं, उसका अपना काम था, अपना धंधा रोजगार था। अब चुनाव का जब वक्त आया है तो चुनाव के वक्त में वो गाड़ी लेकर इधर उधर गांव में घूम रही है, कहीं उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जनता उसके साथ नहीं है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। इसको इस बार उनको मुंह के बल गिरना है और उनका सफाया होना तय है। जनता ये चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमेशा हमारे साथ आवे। और अभी देख लीजिए, अभी चुनाव का जब वक्त आया, अभी पूछिए उनसे कि तुम्हारे पास पैसा है? 3 करोड़ रुपया सरकार उसको देती थी, उसका रुपया खर्चा हो चुका है। और जिधर जाइए उधर एगो बोर्ड बनवा के घर में सैंत लिया, और बोर्ड को हर चौक पर जाकर एक बोर्ड को लगा देता। इतना जान लीजिए, इस एमएलए को ये भी पता नहीं है कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन गांव आता। एक दिन क्या किया, रात में जाकर पकठौल गांव में जाके बोर्ड लगा दिया। अब बताइए, पकठौल गांव तेघरा विधानसभा में पड़ता, अब पकठौल में जाके लगा दिया। और सवेरे जब बोर्ड देखा, बोर्ड लगाया रात में, और सवेरे जब लड़का लोग देखा बोर्ड को, हंगामा हल्ला कर दिया, हल्ला गुल्ला हुआ, गल्लम गल्ले हुआ, फिर राते में जाके बोर्ड उखाड़ के अपना घर ले चले गए। अब बताइए, जिस विधायक को ये पता नहीं है कि ये हमारे विधानसभा में कौन कौन गांव पड़ता है, उस विधायक से जनता क्या उम्मीद करी? हमारे टीवी चैनल पे अभी जो है आपने बड़ा आरोप लगाया विधायक जी पे कि अब वो गांव का सही से नाम नहीं जानते हैं। शायद वो वीडियो देखेंगे तो शायद उनका आपत्ति भी आप पे हो, आप जाने। हम तो बस आपसे सवाल कर रहे थे। तो हमारा इसमें जो आप जो बोले, हम जमीन पे विकास करने का विश्वास रखते हैं। आप जो है चुनावी इतना भाषण भी नहीं देते या अन्य प्रचार पे नहीं विश्वास करते हैं। तो इस बार जो अगर सीपीआई उसमें मिलेगी तो कन्हैया कुमार उनके प्रचार करने आएंगे, तो क्या आप अपने आला कमान को शायद इसका संदेश भेजेंगे कि आप हमारे विधानसभा में आके इसका चुनाव प्रचार करें? एक चीज जान लीजिए, जिसका नाम ले रहे हैं ना, कन्हैया कुमार का, कन्हैया कुमार, ये जिस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया था, सब लोग जानते हैं। वो देश को गाली दिया है और बेगूसराय जिला को पूरे देश के मानचित्र पर, दुनिया के मानचित्र पर कलंकित करने का काम किया। आपको बुझाता है कहीं से इसको जनता इसके साथ होगी? जनता इसको नकार दिया। तभी तो गिरिराज दा 4.25 लाख वोट से जीते, इसका खटिया खड़ा हो गया। इसलिए आने वाले दिनों में भी इसका कोई भविष्य नहीं है। जो देश के खिलाफ जाएगा, जो राष्ट्रीयता के खिलाफ जाएगा, जो देश को गाली देगा, उसका बहुत दूर दूर तक कोई भविष्य नहीं। इसलिए इसका कोई भविष्य नहीं। आपने बोला कि उनका कोई भविष्य नहीं, फिर भी वो जो है आरजेडी के जो तनवीर हसन थे, उनको क्यों पीछे छोड़ के 2 नंबर पे वो आ गए? अगर उनका यहाँ पे वर्चस्व नहीं है, अगर लोगों ने पकड़ नहीं है, तो फिर वो 2 नंबर में नहीं आना चाहिए। ये जान लीजिए, ये उस वक्त जो 2 नंबर 3 नंबर में आने का लड़ाई चल रहा था, उस वक्त इतने राष्ट्र विरोधी जो शक्ति था ना, पूरे देश के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्ति पूरे देश के अंदर सक्रिय था। और वो तमाम राष्ट्र विरोधी शक्तियां इस लड़का को माल सप्लाई करता था, पैसा देता था, और उस पैसा पर जा कर के पूरा चुनाव में हड़बोम मचाया और चारों तरफ हंगामा फसाद करके कई मनसूबा मुकदमा हो गया उस पर। इसलिए इसका कोई भविष्य नहीं है और ये कुछ बिगाड़ किसी का नहीं सकता है। ये देश के प्रति जिसका सीधा सम्मान नहीं हो, देश के प्रति जिसका सम्मान नहीं हो, देश के प्रति जिसको दर्द नहीं हो, वो इंसान इस देश के लायक नहीं है, वो राजनीति के काबिल नहीं है। इसलिए जनता इसको नकार दिया है और जनता के बीच में इसका कभी पैठ बनने वाला नहीं। हमने यहाँ पे जो अन्य जो यहाँ पे मुद्दा थे उनके बारे में चर्चा की। अब एक जो है राष्ट्रीय मुद्दा कहें या
गांव का भी मुद्दा कहें, हर जगह का मुद्दा कहें, जो बढ़ती जो बेरोजगारी है तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप ही के जो नेता हैं गिरिराज दास जिनको आप बोलते हैं, वो जो है बढ़ती बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि मानते हैं। तो आपका इसमें क्या कारण है कि बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या है, इसका उपाय क्या है या क्या उपाय हो सकते हैं? इसे जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक। जैसे जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, आप विपक्ष में, तो क्या आप जो है अपने आला कमान को सुझाव देंगे कि अपने मैनिफेस्टो में वो जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो उल्लेख करें, जो हम जब सरकार बनेगी तो हम जो इसको लागू करेंगे, या आप एक साझा एनडीए की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि जब हमारी सरकार बनेगी? अभी भी फिलहाल आपकी सरकार है, आप उसके हिस्सेदार हैं, आपके जो नेता सुशील मोदी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, तो या इस चुनाव में अगर नहीं हो पाया तो क्या आप अगले चुनाव जीतने के बाद इसका मैनिफेस्टो देंगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण मैनिफेस्टो ही नहीं, आज की तारीख में जो समय बीत रहा है, इस समय की मांग है जनसंख्या नियंत्रण। और मैनिफेस्टो क्या कहिए उसको, हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने, बिहार की सरकार ने इसको बखूबी अनुभव किया है कि जब तक इसको रोका नहीं जाएगा तो बेकार लोगों का ये फौज, बहुत बड़ा फौज खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको रोकना ज़रूरी है। और ऐसे रोजगार के सवाल पर आपने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में नौजवानों को रोजगार देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कौशल विकास योजना, कई एक योजना इस तरह से चलाया जा रहा है कि लोगों को काम मिले, लोग बेरोजगार नहीं हो। लेकिन ये बताइए कि जब इस तरह से अगर एक एक व्यक्ति को 15-15, 16 साल को बच्चा हो रहता बने हो, और तब तो देश को संभालना, बेरोजगारी के कुछ समाधान की बात करना तो बेमानी है। यहाँ मैनिफेस्टो की बात इसलिए यहाँ पे ला दी क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी या आपके जो सर्वोच्च नेता है, उन्होंने कई बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से आह्वान किया है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम जनसंख्या पे कंट्रोल करें, लेकिन उसका कोई खासा असर दिखता नहीं। तो शायद ये एक नियम बन जाए या मैनिफेस्टो में आ जाए तो शायद लोगों में ज़्यादा जागरूकता है, इसलिए हम इन पर सवाल किए। आपने देखा 370 में नरेंद्र भाई मोदी ने 370 को चुटकी बजा के समाप्त कर दिया, 370 खत्म। आपने देखा कि राम मंदिर वाला जो विवाद था, बहुत दिन से झंझट लादे हुए था, देखिए वो विवाद खत्म। इस तरह से तमाम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कई एक मुद्दे थे जिसको समाप्त करने में नरेंद्र भाई मोदी की बहुत अहम भूमिका रही है। और आप जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण, आप देख लीजिएगा कि नरेंद्र भाई मोदी ही इस समस्या का भी समाधान करेंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। जैसे हम तो राम मंदिर की चर्चा नहीं करते, लेकिन जब आपने किया है तो बोला कि जो बीजेपी इसमें ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन तो राम मंदिर का जो निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, तो आप इसमें ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि बीजेपी ही इसकी सूत्रधार रही है? देखिए, अगर न्यायालय ने अगर इसको सही ढंग से लिया तो न्यायालय को धन्यवाद है ना, करना भी चाहिए। और ये लड़ाई तो हमारा ही था, भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई था कि अयोध्या में राम मंदिर बने हैं, तो आज राम मंदिर बन रहा। इसलिए जान लीजिए, देश के हित में जो भी काम होगा वो सब काम केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार मिलकर के करे। जैसे आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लोगों का आरोप है कि जो बीजेपी से भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो जब बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार जब जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त लगभग कर रही थी या बोले एक नया जो स्वर्ण आरक्षण दे रही थी, तो आप लोग चुप थे। तो क्या आप लोग की चुप्पी जो है किसी अन्य कारण से था ये, या जो है आप इसमें जो दखल देना नहीं चाहते थे, या सही है कि मतलब आरक्षण खत्म होने वाली है? देखिए, दुनिया की किसी ताकत में ये दम नहीं है इस आरक्षण को खत्म कर दे, ये संभव नहीं है खत्म करना। जहाँ तक रहा कि वो 10% आरक्षण जो मिला है, ये बताइए, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, क्या उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसमें भी गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। सवर्ण कास्ट में भी बहुत सारे गरीब, ऐसे गरीब हैं जिसको देख कर आपका हट लोगों तो नहीं करेगा कि वो एक बहाना था जो आर्थिक पिछड़ा जो मिले आरक्षण। मेन जो जस्टिफाई था, लोगों का कहना है कि जब आर्थिक पिछड़ा रूप में मिल ही रहा तो अन्य जाति के लोग इसमें क्यों नहीं जा सकते जब वो आर्थिक पिछड़ा रूप हो, क्यों उसमें स्वर्ण जाति ये एक आरोप लगा है। तो इसमें आप अगर कुछ बोलना चाहें। देखिए, अभी
सवर्ण जाति में भी गरीब हैं, और गरीब गुरबा जो लोग हैं, पिछड़ा, दलित, महादलित, इसमें भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। इसलिए तमाम गरीब को सुख सुविधा मिलना चाहिए। तमाम गरीब के हितों की बात होनी चाहिए, चाहे वो अगरा रहे या पिछड़ा रहे। सब गरीब के लोगों की बात होनी चाहिए, सबके हित में बात होनी चाहिए। और जब तक हम सबके हित की बात नहीं करेंगे तो समाज चलेगा, समाज नहीं चल पाएगा। इसलिए सबको साथ लेके चलना, सबके हित की बात करना, सबका बेटा बेटी पढ़े, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, इसी नारा के साथ नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सब आगे बढ़ेगा, सब पढ़ेगा, और सबके लिए सोचा जा रहा है, सबका विकास हो रहा है। आप पंचायत चुनाव से ही जो है इसमें हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपकी जीत पक्की है? देखिए, आप एक अंतिम टिप्पणी हमारे जो दर्शक उनको दीजिए कि आपको क्या लगता है। ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान फैसला जब लेगा, ये जान लीजिए जीत तो पक्की। हमको तो नहीं बोलना चाहिए, जनता कह रही है कि सुरेंद्र मेहता को इस बार सुई समेत दे देंगे। इसलिए चारों तरफ अगर जब चले जाइए आप गांव घर की तरफ, हर गांव, हर नगर में, हर वार्ड में चले जाइए, लोगों को पूछिएगा, सबका मांग एक ही है, सबका सीधा समझ है, लोग चुनाव का इंतजार कर रहा है। अजय बहुमत से लोग हमें जिताने का काम करेगा। चारों तरफ माहौल पक्ष में है, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को ही हमारा सेवक चुनना चाहिए, जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए। तो आप जैसे कि बोले कि आप सर विकास किए हैं, तो आप जो अगले चुनाव में आपका क्या अगर 2-4 बिंदु है जिस पे हम काम करेंगे, वो अगर बताना चाहें तो? देखिए, बता देते हैं। अगले जब हम 5 साल विधायक रहे, उसी वक्त हमारा कई एक पुल पास था। आज भी मखवा बदिया गांव के बीच में एक बैती नदी पर पुल हमारा बचा हुआ है। आज के तारीख में बरहाड़ा और जगदर घाट पर हमारा पुल बचा है। गिनहरपुर घाट और पिपरा घाट पर पुल बनना बला नदी में बचा हुआ है। हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले उस तीनों पुल को बना देंगे, सरकार से मैंने मांग करके बनाएंगे। और जो बड़ी पैमाना पर जो रोड जहाँ तहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था है और विकास का जो काम रुका हुआ है, उस विकास के काम में गति देने का काम करेंगे। और पुनः जिस तरह से हम पिछले दिनों काम करते थे, उससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हम जनता के हित में काम करने का काम करेंगे, जनता के साथ रहेंगे, जनता के हक और हकूक़ की रक्षा करें। जब आपने जो पुले का बात किया, तो ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं सुने हैं पुल ढहा है, लेकिन कई अन्य जगह देखे हैं जो उद्घाटन से 2 दिन पहले ढह गया, उद्घाटन के 10 दिन बाद ढह गया। तो एक तरह से आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचारी बढ़ गया, या जो है वो जो जहाँ वहाँ के विधायक जो है, देखिए कहाँ पुल ढहा, पुल कहीं नहीं ढहा। आप देख रहे थे बाढ़ के समय में पुल बना हुआ है। अब बताइए, बाढ़ जब आएगा तो पानी को कहीं न कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। मान मट्टी काट के भाग गया, पुल को तो नहीं काटा, पुल तो नहीं गिरा, पुल के बगल से मट्टी कट गया। तो यहाँ भी तो बाढ़ था, यहाँ तो एक भी आपने जो बनवाया वो कहाँ ढह गया? हाँ, यहाँ बाढ़ तो था नहीं। बाढ़ अगर मान लिया जाए कहीं चौड़ चाचर दियारा में पुल बना दिया तो मटिया तो कटेगा, पानी आएगा तब, इसलिए वो मट्टी कट गया, पुल कहीं नहीं टूटा है, नहीं ढहा है। ये सब बकवास है। आप कम से कम जरूर टीवी पर देखते होंगे कि पुल अपने जगह पर बीच में खड़ा है और बगल से मटिया फंस गया। तब बताइए, अब लोग बोल रहा है नहीं पुले उड़ गया, ये अव्यवहारिक चीज बोल रहा था। आप इस चुनावी समर में भी हमारे टीम को इतना समय दिए, उसके लिए हम आभारी रहेंगे। लेकिन आपने जो संवाद किया, जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, चाहे वो अमिताभ भूषण पे हो, चाहे CPI के जो कन्हैया कुमार पे, हम जब उनसे बातचीत करेंगे तो वो जब उन पर रिप्लाई देंगे तो हम एक बार आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आप भी उस पर जवाब दें। तो अभी हम आपसे जो है विदा लेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।